आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास शुरू हो रही है और इस करंट अफेयर की क्लास में हमारा मुद्दा है महान्यायवादी। क्योंकि महान्यायवादी अभी काफी दिनों से चर्चा में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि अभी एक महान्यायवादी का नाम पेश किया था सरकार ने, तो उन्होंने महान्यायवादी पद ग्रहण करने से मना कर दिया। उसके बाद एक नए नाम की पेशकश आई और जिन्होंने हमारा आज 1 अक्टूबर को पद ग्रहण कर लिया है, जो कि उनका नाम है आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन हमारे अगले महान्यायवादी होंगे, अटॉर्नी जनरल भी इनको बोला जाता है। और हमारे इससे पहले जो आर वेंकटरमन है ये स्थान लेंगे के वेणुगोपाल का। के वेणुगोपाल का 30 सितंबर तक कार्यकाल था वो पूरा हो चुका है। और अगर हम स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत हमारे महान्यायवादी का पद आता है। और इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और संसद के किसी भी सदन में किसी भी समिति में ये भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जैसे पीसीएस वगैरह में कभी कभी इस तरह के वन लाइनर और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और हमारे वर्तमान के जो महान्यायवादी हैं उनका नाम है आर वेंकटरमनी। तो ये वाला क्वेश्चन तो सभी को पता होगा क्योंकि चर्चा में बना हुआ है, लेकिन यहाँ से भी सवाल पूछे जाने की संभावना है। और दूसरा है कि हमारे सबसे पहले जो महान्यायवादी बने उनका नाम भी पूछा जा सकता है और उनका नाम है MC शीतल वार। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बन जाता है इसी वजह से क्योंकि अभी महान्यायवादी का पद चर्चा में बना हुआ है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये मुख्य कानूनी सलाहकार भारत सरकार के होते हैं, मुख्य कानूनी सलाहकार। तो आइए इसी के बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बार बार चर्चा में आई। तो इस बार फिर से इसकी जो डेट है कि कब स्टार्ट हुई वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसकी डेट लिखेंगे 26 मार्च 2020। 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आरंभ किया गया। इससे देश के कितनी जनता को लाभ मिलेगा? 80 करोड़। 80 करोड़ लोग गरीब देश के इससे लाभान्वित होंगे। और अगले 3 माह तक, ये कब तक बढ़ाई गई है? 3 माह तक ये बढ़ाई गई है, यानी दिसंबर तक। तो ये इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डेट है। उसके बाद ये 2 फैक्ट इससे पूछे जा सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट और आगामी परीक्षाओं में आने वाला टॉपिक है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है हर साल। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में कौन बेस्ट एक्टर, कौन बेस्ट एक्ट्रेस बनी और किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, ये सारी चीजें देखने की होती हैं। यहाँ से एक ना एक सवाल बनता है राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। कहाँ? नई दिल्ली। राष्ट्रपति का इसी बार चुनाव हुआ है, तो राष्ट्रपति भी हमारे लिए इस बार इम्पोर्टेंट है, उनका नाम भी याद रहना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में अगर देखें एक नजर में, तो द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है।
दूसरा ये किस जनजाति से बिलोंग करती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। तीसरा इनके बारे में अगर फैक्ट देखते हैं तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले से आती है। और ये जो राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड है इस बार ये कौन से नंबर के हैं, 68वें। और ये 2020 की जो फिल्म है उनके लिए प्रदान किए गए हैं, 2020 की। इसमें बेस्ट एक्टर की बात करें तो बेस्ट एक्टर सबसे पहले जरूरी है, बेस्ट एक्टर। इसमें अजय देवगन, और सूर्या, दक्षिण भारतीय कलाकार है सूर्या, इन दोनों को इसके लिए अवार्ड दिया गया है। और सूर्य को अजय देवगन को तानाजी मूवी के लिए, तानाजी के लिए दिया गया है। और तानाजी को बेस्ट मूवी का भी अवार्ड, बेस्ट पॉपुलर मूवी का भी अवार्ड मिला है, बेस्ट पॉपुलर काफी रही थी तानाजी। और अगर इसमें बेस्ट अभिनेत्री की बात करें तो वो अर्पणा बाला मुरली, बेस्ट एक्ट्रेस या अभिनेत्री। ये भी साउथ में है, अर्पणा बाला मुरली। सूर्या और अर्पणा बाला मुरली ये दोनों एक ही मूवी से, सुराई पोट्टुई, इनकी जो मूवी का नाम है उसका नाम है सुराई पोट्टुई। और इसके बाद अगर हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म की शुरुआत कब हुई थी इन अवार्ड्स की, 10 अक्टूबर 1954। जो फिल्म फेयर अवार्ड है इनकी शुरुआत हुई थी 10 अक्टूबर 1954 को। तो ये सारी चीजें हम इसके बारे में देख लेंगे। और इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा यूपी से रिलेटेड। यूपी में अभी हमारा एक एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लॉन्च किया गया था। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से ही हमारा यूपी के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं वहां से सवाल बनने की संभावना है। और संभावना ये है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे किन किन जिलों से गुजरता है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में देखें तो जो एक्सप्रेस वे बनाए गए उनसे इस तरह के सवाल बन के आए हैं कि ये एक्सप्रेस वे इन 4 ऑप्शन में से किस राज्य, किस जिले से नहीं गुजरता है। तो हम अभी देख लेते हैं सारी चीजें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में। बुंदेलखंड अभी यूपी क्या है, उत्तर प्रदेश पहले काफी पिछले राज्यों में गिनती होती थी, लेकिन अभी इतने एक्सप्रेस वे बन गए कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश भी बोला जाने लगा है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 296 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कभी कभी इस तरह के सवाल में आते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, 296 किलोमीटर। और 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये पूछ लेते कि इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया, मुख्यमंत्री का नाम यूज आ सकता है, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, और ये सारी चीजें आ जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो ये 4 लाइन का बनाया गया है, 4 लाइन, लेकिन इसकी बनाने के अंदर ये क्षमता है कि इसे 6 लेन में आगे चल करके कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये 7 जिलों से गुजरेगा। सात जिलों से गुजरेगा। 7 जिलों के आप नाम लिख सकते हैं। ये चित्रकूट, बांदा,
महोबा, हमीरपुर, जालौन। महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, ये 7 जिलों से निकलेगा और ये लखनऊ एक्सप्रेस वे के को इटावा जिले में समाप्त करेगा। और इटावा जिले का जो है एक गांव का नाम है कुदरैल। तो ये यूपी में स्टेशन में आ सकता है कि कौन से गांव तक इटावा के, तो कुदरैल तक इसका, ये कुदरैल में जाकर के लखनऊ एक्सप्रेस वे से इसको जोड़ देगा। इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे ये होंगे, जब कोई भी रोड बनती है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म ये है कि इससे इन सारे जिलों का जो कनेक्शन है वो राजधानी लखनऊ से बढ़ जाएगा, रोजगार के संसाधन बढ़ जाएंगे, आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो जाएगा। तो इस तरह का अगर इसकी विशेषता या इसके लाभ के बारे में कोई हमारा प्रश्न बनता है तो उसको भी अपने कॉमन सेंस से बना देना है कि इसके क्या फायदे होंगे।